तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर है आपके सामने आज के सेशन में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसको मैं गारंटी से भैया ये बोल सकता हूं कि हर हाल में ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस यहीं पे आएंगे। मतलब आप जेई मेंस को अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये आज का वो सेशन होने वाला है जिस सेशन से तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो क्वेश्चन जो 2026 में जेई मेंस का एग्जाम होगा या जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा, तो वो क्वेश्चन आज के सेशन से तुमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले 5-6 साल में मैंने जब देखा हर एक क्वेश्चन को उठा के, तो इस चैप्टर से किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और वो क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में कभी किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन गया, कभी दूसरे पर बन गया। मतलब मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट उठाए जिसके ऊपर रिपीटेबल क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बस वैल्यू चेंज करके आ रहे हैं, तो वो सारे मैंने क्वेश्चन रखे हैं। और साथ में मैंने वो भी क्वेश्चन रखे हैं जो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आगे पीछे बातें करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूं बच्चे तुम्हारे लिए। तो अगर तुमने ये पूरा का पूरा सेशन लगा लिया मेरे साथ लग के, और ये लगाने के लिए भाई तुमको सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, है ना। मैंने इसका ऑलरेडी वन शॉट भी करा रखा है। मैंने अभी लास्ट जो मेरा सेशन था उसके अंदर मैंने 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कराया था। तो बच्चों, अगर तुमने वो सेशन नहीं लगाया तो पहले जाके वो लगाओ, फिर उसके बाद ये सेशन करना, क्योंकि भाई इस सेशन के बिटवीन में बहुत सारे फॉर्मूले जितने भी काम में आने वाले वो सबके सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया था, क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ये सेशन लगाओगे तो वो तुम्हारी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। बच्चों, ये काफी हाई वेटेज चैप्टर रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आओ यार शुरू करते हैं। चले मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट भैया, हाँ आवाज वगैरह सब बढ़िया से क्लियर है, तो फटाफट कर दो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं चाहते कि इस टाइप की और अपकमिंग वीडियोस तुमसे छूट जाएं। और अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस और आगे भी आते रहें तो भैया इस सेशन को कर दो लाइक, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन हम करेंगे, ये पहला ही क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन असल में मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और सा था, वो एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था, वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का था, तो वो मैंने हटा दिया। फिलहाल क्वेश्चन तुम देख लो, ये हो सकता है तुमको पढ़ने में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये अभी ये 2025 7 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला गया, मैंने देखो आपको बताया था ना कि भाई हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रेजिस्टेंस के। तो यहां पर आपको बोला गया कि एक वायर है, क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि एक वायर है और उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है। उस वायर का ओवरऑल रेजिस्टेंस भैया हमारा आर है। क्या है भाई? आर है। अब आपने उस वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस आर था, उस वायर के अलग अलग पीसेस करे और उसके पीस करके कुछ इस टाइप से आपने पिरामिडल शेप दिया है उसको। पिरामिड समझते हो कि ये जो आप तीन देख रहे हो ट्रायंगुलर बेस होंगी और ये तीन ऐसे ऊपर खड़ा हुआ होगा, पिरामिड ऐसे करके होगा। लेकिन अभी आप क्योंकि 2D स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ऐसा है। फिलहाल स्ट्रक्चर से आपको इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको तो बस इतना सा बताना है सर ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो आप जरा ये देखो कि हमने इसके अंदर कितने वायर्स लेकर आए, तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, मतलब टोटल हमने 6 रेजिस्टर बना लिए। अब यार एक वायर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, अगर उससे हमने 6 वायर अलग करके निकाले तो एक वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? 6 से डिवाइड कर दीजिए तो R/6 हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये होगा ट्रिक से, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो यहां पर आप देखो इसमें लगेगा सिमेट्रिक मेथड। तो देखो पहली चीज तो मैंने अभी इतनी सी बात से तुमको ये बता दिया कि वायर का रेजिस्टेंस अगर टोटल आर हो और उसको अगर आप आइडेंटिकल पीसेस में ब्रेक कर दो तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस जितने पीस से आपने जितने पीस में उसको डिवाइड करा उससे डिवाइड हो जाएगा। पहली बात मैंने ये सिखाई। अब दूसरी बात मैं तुमको सिमेट्रिक मेथड सिखाने जा रहा हूं। अभी मतलब 2 मिनट ही हुए और 2 मिनट में 2 बातें तुम सीख गए। सिमेट्रिक मेथड क्या ये मेरा जो अभी आप फिगर देख रहे हैं ये लेफ्ट राइट सिमेट्री दिखा रहा है? हाँ सर दिखा रहा है। तो आपको ये मैंने पढ़ाया है कि अगर लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है तो ये जो सिमेट्रिक लाइन के ऊपर जो भी रजिस्टर आता है उसको गायब कर दो। मतलब सर ये वाला जो आप रजिस्टर देख रहे हैं, ये वाला रजिस्टर सर गायब कर दें? हाँ भाई गायब कर दो। मतलब सर रजिस्टर फिर 5 हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे।
रजिस्टर पास हो जाएंगे। मतलब ये फर्ज है देखने का इसमें से करंट पास ही नहीं होगी, तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको गायब कर दिया। ठीक है सर, अगर हमने इसको गायब करा तो गायब कुछ इस तरह से हम इसको कर देते हैं ताकि आपको दिखे ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये बन चुका है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा हो गया सर जी। यहां पर एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां से अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो बातों को, तो यार ये आर और ये आर तो सर हमारे फिर सीरीज में हो गए, क्योंकि जब आप ए से ऐसे चल के बी पर आ रहे हैं तो आर और आर ये हमारे 2R। ठीक है सर, ये भी हमारा आर और आर सीरीज में, तो 2R। तो यहां से हमने देखा तो ए और बी के बीच में एक तो ये स्मॉल आर है, एक ये हमारा सर आया 2R, और ये एक और ऊपर मैंने दिखा दिया 2R। समझे आप? अब ये 2R और ये R आपस में पैरेलल में, तो अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो हमारा आंसर आ जाएगा बस। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा सर, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो मास्टर जी एलसीएम तो 2R आया, ये 1 + 1 + 2 हो गया, तो ये तो 4/2R हो गया, मतलब ये 2/R हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट 2/R आ रहा है, तो सर R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है स्मॉल r/2। भाई साहब ये आंसर नहीं है, ये स्मॉल r/2 आंसर आ रहा है। आंसर में क्या है देखो भैया, कैपिटल R। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कैपिटल R/n है, तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, हमसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो R इक्विवेलेंट जो आया वो अगर स्मॉल r/2 है तो स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R/6, तो ये 2 × 6 हो जाएगा, तो ये कैपिटल R/12 आ रहा है। तो हमारे लिए n की वैल्यू इज 12, सो दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जरा, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दो बातें सिखा दी, सिमेट्रिक मेथड भी सिखा दिया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सिखा दिया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने डिवीजन ऑफ रेजिस्टर। 3 बातें एक ही क्वेश्चन में आपने सीख ली। अब इस टाइप से अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दूं, तुम सोच के देखो किस लेवल पे पहुंच जाओगे। वेरी गुड यार। और जो भी बच्चे यार मुझसे पहले सॉल्व करके आंसर देते जाएंगे, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि आज है ना जैसे ही होता है कॉमन केस हो गया अब तो ये, सुबह से भाई हमारे इस एरिया में लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी भागी हुई है कुछ फॉल्ट की वजह से। तो इन्वर्टर के दम पे जो भी चल रहा है वो चल रहा है, एसी वैसे चल नहीं पा रहा है। तो मैं दिन में 3-4 बार नहा चुका हूं, एक बार पानी से नहाया, बाकी अब मैं पसीने से नहा रहा हूं। ठीक है, तो वो लाइन याद आ रही है मुझे कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो बच्चों पसीने में नहा रहे हैं आज तुम्हारे सर। ठीक है, चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मुझसे पहले आप में से कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। और भैया इक्का दुक्का क्वेश्चन लगाने आए हो तो मत देखना सेशन, इंप्रूवमेंट तब आएगा जब 30 के 30 क्वेश्चन लगाओगे। सही है, आओ यार। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2025 में आया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसको आपने बेंड करा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो एक वायर, फिर वही कहानी सर, अगर एक ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और हमने इसको बेंड करा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अच्छा, तो ये अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। तो इसके 2 एंड्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के 2 एंड के बीच में अगर आपसे कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। देखो पहली बात तो ये है सर, पहले तो स्मॉल आर बताओ क्या होगा। तो स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया सर, आपने इस कैपिटल आर को 3 पार्ट में बांटा, तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल R/3 आया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा वो भी निकाल दें। तो सर ये R और ये R 2R हो गया, तो 2R सीरीज में और नीचे एक और R है, तो पैरेलल में हो गया। तो इसमें हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं आता था, याद करो, ऊपर वाला 2R है ना, इन दोनों को हटा के मैं यहां पर ऐसे 2R इमेजिन कर सकता हूं ना, सोचो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2R/3 आ रहा है, और कैपिटल R के टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये 2R/9 आ रहा है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ट्रायंगल वाले केस का। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बोला गया है अब यही सेम कहानी आपने किसके लिए करी है, अब आपने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपने इसका स्क्वायर बनाया होगा,
यहां पर अगर आपने इस टाइप से इसका स्क्वायर बनाया है तो अब आपने इसको 4 रजिस्टर में तोड़ा होगा। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अब ये स्मॉल आर यहां पर कैपिटल आर बाय 4 हो जाएगा। सोच के देखो, कैपिटल आर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 पार्ट में बटा है। तो अब अगर ऐसा है तो सर ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो यहां से अगर हम देखें तो ये आर आर और आर ये सीरीज में हो गए, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा सर, ये आर नीचे और ये 3R ऊपर पैरेलल में। तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऊपर सर दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे आप दोनों को ऐड करा दीजिए, तो यहां से आ रहा है 3R/4, या फिर मैं बोलूं 3 स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, तो 3R/16। तो अब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया स्क्वायर की वजह से। अब हमें रेशो चाहिए ट्राइंगल का पहले और स्क्वायर का बाद में, तो ये जो आया 2R/9, इसको मैं डिवाइड करा दूं 3R/16 से, आंसर आ जाएगा। लो देखो, तो रेशो क्या आ रहा है भैया, ट्राइंगल का ऊपर स्क्वायर का नीचे, ट्राइंगल का ऊपर स्क्वायर का नीचे, तो भैया ट्राइंगल इज 2R/9। ओ हो, और यहां पर ये 3R/16, ठीक है सर 3R/16, तो भैया आर से आर गया 2/9 इंटू 16/3, तो यहां से अगर हम देखें तो ये 32/27 हो रहा है। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। क्या बताओ आपका भी ये आया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं यार राहुल, अभी एनडीए के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, हमने एक नया चैनल तो जरूर लॉन्च किया है एनडीए को लेकर, और उसके ऊपर भी सेशन आएंगे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा प्लानिंग चल रही है उसकी, ठीक है, उसके बारे में मुझे अभी मालूमात है नहीं इतनी। चले आगे, चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन दिखा दिए, अब समझ जाना कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये तो डिसाइड हो गया कि हर साल गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर की कहानी देख लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट होता है गैल्वेनोमीटर में, जो हमारी कॉइल है वो घूमती है और वो नीचे स्प्रिंग से लगी हुई होती है, और जैसे जैसे वो कॉइल घूमेगी तो वो हमारे नीचे स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, रोटेट होगा, तो उसमें टॉर्क आता है। उसमें क्या आता है, उसमें हमारा टॉर्क आता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो के थीटा होता है। के यहां पर होता है हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट, ये आपसे निकलवाया जा रहा है, तो ये टॉ अपॉन थीटा हो जाएगा। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, इसके डायमेंशन पूछा है, तो ये तो डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया। टॉर्क के डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, मतलब m L2t-2, और थीटा तो सर डायमेंशन लेस होता है, तो यहां से ML2t-2 ही हमारी डायमेंशन आनी चाहिए टॉर्शनल कांस्टेंट की, जो कि लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए वाली बात तो सही है। दूसरा इसके अंदर एक हमारा, पहली बात हो गई, दूसरी बात है ना, इसके अंदर हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, बैन बाय के होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ कॉइल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और के हमारा ये टॉर्शनल कांस्टेंट, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा बैन बाय के आर। तो यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो आई एस का फॉर्मूला बनेगा VS/R, मतलब ये रिलेशन हो गई करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच में। अब अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है और नहीं भी। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि यार ये कह रहे हैं कि भाई बढ़ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन फॉर्मूले में तो देख के लग रहा है कि नहीं सर हमेशा बढ़ेगी, तो बच्चों को ये लगा कि यार ये बी वाली बात गलत है। लेकिन अब आप जरा ध्यान से समझो कि भाई अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तब बढ़ती हुई मानी जाएगी जब आप ये मान रहे हो कि भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आपसे किसने कहा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? यहां से आप देखो कि अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हो तब बढ़ाई हो, ये तो बताया नहीं गया ना कि करंट सेंसिटिविटी को किस तरह से बढ़ाया गया है। तो अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई तो उसके बढ़ाने के कई रीजन हो सकते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि करंट सेंसिटिविटी में छेड़छाड़ करने की वजह से हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आया या नहीं आया। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मान लो अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई, हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज आए और हो सकता है नहीं भी आए। हो सकता है करंट सेंसिटिविटी में चेंज आने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए, वोल्टेज एज इट इज रहे। तो यहां से ये बात निकल कर आती है कि ऑप्शन बी भी सही है। ये भी तो यही कह रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े ही बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े, हो सकता है कम भी हो जाए, हमें नहीं मालूम। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा इस वजह से।
और देखो ऑप्शन सी में, अब अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए और डबल कर दिए तो क्या हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी? अब जरा फॉर्मूले पर आते हैं। तो सर वोल्टेज सेंसिटिविटी में हाँ, ये लग तो हमें ये रहा है कि सर अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स डबल कर दिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। बच्चों को लगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूला याद है, लग भी रहा है, तो बस खत्म कहानी। लेकिन फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, थोड़ा दिमाग पे ज्यादा जोर डालो। मैं तब कह सकता हूं नंबर ऑफ टर्म्स डबल करने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो रही है जब मैं बता रहा हूं कि बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट है। कहां लिखा है बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट माने गए? नहीं माने गए। तो भैया हमें नहीं मालूम कि नंबर ऑफ टर्म्स डबल करने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल ही हो। बाकी सारे फैक्टर भी तो चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, वायर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम भी हो गई, तो हमें नहीं मालूम। तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो गलत बात हो गई। समझे? चले आगे। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम उसको कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना मैंने बताया था कि पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये क्या करें, पैरेलल में, शंट का मतलब पैरेलल में लगाना होता है, पैरेलल में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया। नहीं भाई, छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। भाई साहब, करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी गलत हो गया। तो ए और बी सही है खाली, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। देखें सर, अब एक बच्चा कह रहा है क्लास 11 की क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास 11 की होगी। ऐसे ही रैंडम हमारा चलता जाएगा, मिक्स चलेगा, 11 12 11 12। अब नेक्स्ट क्लास अब हमारी कल ही होगी। देखो भाई, ये सारी बातें यहां पर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैसा आ रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग है ना हमारा ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, कौन सा मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर। देखो पहले तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हमने पढ़ा है। और कई बार ऐसे भी स्टीप जाता है, तो ये भी सही हो सकता है ना। ये तो कम हो रहा है, तो ये ग्राफ होता है बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, उनमें ये देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है ना। और इंसुलेटर में भी ऐसे होता है, इंसुलेटर में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन अभी ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमसे देखो पूछा ये गया है वो मेटल या वो मटेरियल का हमें ग्राफ बताना है जो कि मोस्ट सुटेबल है एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रेजिस्टर का मतलब ये हो गया कि एक वो रेजिस्टर हमें बनाना है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, किसके साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ। तो मुझे वो ग्राफ लेना पड़ेगा जो सबसे कम चेंज दिखा रहा है टेम्परेचर में चेंज आने पर। ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, तो ये नहीं हो सकता। ये कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये भी नहीं हो सकता। ये भी कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये भी नहीं हो सकता। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं लगभग हमारा कांस्टेंट ही तो है, लगभग एक्स एक्सिस के पैरेलल, बहुत तेजी से ऊपर नहीं बढ़ रहा, तो ये वैल्यू अपनी लगभग कांस्टेंट रख पा रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और देखो मैंने बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। देखिए यहां पर एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 10, यहां पर 20, यहां पर 40, यहां पर आर। बोला ये जा रहा है कितनी करंट हमारे सर्किट से पास हो रही होगी जब ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया। अब आप मुझे ये बात बताओ, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, मतलब अगर आपसे ये कह रहे हैं कि वी ए वी बी के इक्वल हो जाए, तो मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इस सर्किट में करंट नहीं जाएगी। अगर इस वाले वायर में, सेंटर वाले वायर में करंट नहीं जाएगी तो उसका होना ना होना समान, शो पीस है, बस रखा हुआ है, किसी काम का नहीं। तो अगर ऐसा तो इसको हटा दो। अगर इसको हटा दो तो सर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं हो गया। सर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में ये तो होता था कि बीच वाला हम हटा दिया करते थे, और अगर हम बीच वाला हटाया करते थे वो तभी तो हम मान सकते थे जब इसका अपॉन इसका रेशो, इसका अपॉन इसके रेशो के बराबर है। मतलब सर जब 10/20 इज इक्वल टू R/40, तो यहां से अगर मैं देखूं तो R20 आ रहा है, तो मुझे यहां से इस R की वैल्यू 20 पता चल गई। अब मुझे बताना क्या है, अब मुझे बताना है कि भाई टोटल करंट कितनी आ रही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें सर जी, ये 10 और 20 मिलकर 30 हो गया सीरीज में, ये बीच वाला तो हटा दो ना।
और ये 20 और 40 मिलके ये हो गया 60, और आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर ऊपर वाला 30 इंटू नीचे वाला 60, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 30 प्लस 60। तो यहां से अगर हम देखें तो ये मेरे हिसाब से बैठ रहा है आई थिंक 20 ओम। हाँ जी, ये कितना 1800 अपॉन 90, हाँ तो 20 ओम आ रहा है। अब अगर आपसे करंट पूछी जा रही है तो टोटल ईएमएफ कितना है 40 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर जी 20, तो यहां से हमारी 2 एम्पियर की करंट आ गई। तो करंट कितनी हमारी चल रही है भाई? 2 एम्पियर की चल रही है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही। और देखो भैया, देखते जाओ। अब हमें बताना है भाई इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओगे तभी तो टोटल करंट आ पाएगा। अब ये देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन 2025 में आया, बच्चों का दिमाग घूम गया, क्योंकि यहां पर रजिस्टर के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो एक कैपेसिटर भी दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर क्या क्या है भाई? साथ में एक कैपेसिटर भी है। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि अगर हमारा कैपेसिटर रजिस्टर वाले सर्किट में लगा हुआ हो तो जो भी कैपेसिटर से कनेक्टेड है ना, वो सारे के सारे रजिस्टर हम हटा देंगे, क्योंकि उसके अंदर करंट ही नहीं जा रही होगी। तो हमारी ना करंट यहां से निकली, ऐसे 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 हुई, यहां पर गई, और यहां से घूम घाम के ऐसे करके ये वापस आ गई। तो हमारे लिए बस इतना सा सर्किट है जितना मैं अभी आपको ये हाईलाइट करवा रहा हूं। बाकी आगे की जो भी कहानी फर्जी हमने उसको हटा दिया, उससे हमें मतलब ही नहीं है। अब अगर ऐसा है तो सर जी ये 6 ओम और ये 3 ओम तो पैरेलल में है, तो ये 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 ये आएगा 2 ओम। तो ये दोनों मिलके 2 ओम के हो गए। अरे यार दिमाग में करो ना, ये दोनों मिलके 2 ओम के हो गए। अभी 2 और 2 4 हो गया सीरीज में, तो ये 2 और 2 4, अब 4 और 4 पैरेलल में, तो 2 आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं आई समझ में? मेरे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है भैया? 2 ओम आ रहा है। तो अगर करंट मुझसे पूछेंगे तो V बाय R, तो V है 2 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2, तो 1 एम्पियर आ गया। नहीं आई बात समझ में? तो मैं तुमको दिखाता हूं। ये 6 और 3 मिलके 2 हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में मिलके फिर से 4 हो गया। अब वो 4 और ये 4 पैरेलल में है, तो अरे यार आइडेंटिकल में क्या करते हो? R बाय N कर देते हैं ना। तो ये 4 बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड करा तो 2 ओम आ रहा है, तो खत्म करके 1 एम्पियर आंसर आ गया। और देखते जाएंगे फटाफट। अब यहां पर हमारे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब, बल्ब वाले क्वेश्चन आ गए। अब हमारे पास ऐसे ऐसे कितने हैं भैया? बल्ब हैं, बल्ब है सर, बल्ब, ठीक है। अभी हमने सीरीज में लगा रखे, हमने सीरीज में लगा रखे, और एक बल्ब की पावर इज पी पी पी, और आइडेंटिकल है तो सबकी पावर पी। टोटल पावर बताओ। तो मैंने आपको यह भी पढ़ा है कि भाई सीरीज में हमारी पावर का जो फॉर्मूला होता है वो जैसे पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसकी तरह होता है। मतलब ये 1 बाय पी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 एंड सो ऑन। तो 1 बाय पी इक्विवेलेंट क्या आएगा सर जी? 1 बाय पी प्लस 1 बाय पी, और ऐसे करके n है ये, तो 1 बाय पी इक्विवेलेंट क्या आएगा सर जी? n बाय p हो जाएगा। तो यहां से p इक्विवेलेंट आ रहा है सर p बाय n। मतलब अब हमारी सीरीज में लगा के जो पावर है वो बढ़ नहीं रही है और कम हो रही है, n टाइम्स कम हो गई, ठीक है। और देखो अब यहां पर हमें करंट दे रखी है और हमसे चार्ज पूछा जा रहा है। ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई I का फॉर्मूला dq बाय dt सर होता है, ये तो हमने देखा है। तो dq का फॉर्मूला I dt हो गया। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो चार्ज का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ I dt हो रहा है मास्टर जी, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ऐसा है तो भैया इंटीग्रेशन करना तो हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या सर? 0.02 t प्लस 0.01, ये I की जगह पर आया और dt, ये I की वैल्यू दे रखी थी हमें। अब इंटीग्रेशन करना जानते हो तो देखो भैया यहां पर 0.02 तो रहेगा, अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाती है और वही डिवाइड में आती है। 0.01 का 0.01 t हो जाएगा, और इसको पर अब लिमिट लगनी है 1 सेकंड से 2 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 से 2। लो ये भी रख के दिखा देता हूं। तो अगर ऐसा है जहां पर भी t दिख रहा है वहां पर 2 रख दो। देखो पहले तो ये 2 इंटू 0.01, तो ये 0.01 t की जगह पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 0.01 t की जगह पर 2 रखा तो वो हो गया 0.02। एक तो ये आया, फिर माइनस करके आती है लोअर लिमिट, तो अब जहां पर भी t है वहां पर 1 रख दूंगा, तो ये 0.01
प्लस 0.01 ही हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो चार्ज आ रहा है हमारा 0.04 कूलम। लो जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे पीछे तो नहीं रह गए, मेरे साथ हो। अरे वेरी गुड श्रुति बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। स्पार्की भी सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलते जाएंगे इसी तरह से आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया। एक वायर है जो 2 एम्पियर का है, लेंथ मतलब वायर में करंट जा रही है 2 एम्पियर की, लेंथ हमें दे रखी है 25 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी भी दे रखी है। क्या बात है, बचा ही गया इसके अंदर। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, ये पढ़ाया है मैंने आपको, रो एल बाय ए, हाँ जी सर पढ़ाया है। तो रेजिस्टेंस यहां से हम निकाल सकते हैं। चलो अब इसको अभी आर ही मान लेते हैं। अब एक वायर था ये, एक्चुअल में ये एक वायर था और इस पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर था। क्वेश्चन में बोला गया आपने इसी वायर को एक पहले तो सर्कल का शेप दिया और फिर एक वायर ये ऐसे गया है ऊपर और एक वायर ये ऐसे गया है नीचे। अब ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड जो है ना, इसके अबाउट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर ये ए है और ये बी है, पहले इसी वायर को आपने क्या करा है, इसी वायर को आपने 2 पार्ट में तोड़ा, एक ऊपर गया एक नीचे गया। तो ऊपर का रेजिस्टेंस R/2 और नीचे का रेजिस्टेंस भी R/2 हो गया होगा, डिवाइड हुआ ना। अब अगर ऐसा है तो सर अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, फिर वही बात, R/2 और R/2 पैरेलल में, तो ये जितना आइडेंटिकल में मैंने पढ़ाया है कि एक रेजिस्टेंस लो और जितने पैरेलल में उतने नंबर से डिवाइड कराओ। तो एक का रेजिस्टेंस R/2 और ये है कितने, 2 है सर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैपिटल R/4 आ गया और R की वैल्यू हमें बात मालूम है रो L बाय A है, तो ये रो L/4 है। अब वैल्यू में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, वैल्यू में पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। ये 2 × 10 की पावर -6, लेंथ है भैया 25 मीटर, 4 हो गया, एरिया इज 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा तो 10 की पावर -6। ये कट कटा के मेरे हिसाब से 2.5 ओम आ रहा है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले भाई, आ रहा है मजा। लाइक शेक तो तुम लोगों ने करे नहीं यार आज के सेशन में, ऐसा क्या हो गया। 11 के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो बड़े लाइक आते हैं, 12 के बच्चों को पढ़ाता हूं तो लाइक ही नहीं आते भैया, ऐसा क्यों। 12th वाले कम पसंद कर रहे हैं क्या, ये 12th वालों ने सब मोह माया त्याग कर रखी है जी। चलो अब यहां पर इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर से वही केस, क्या मैंने आपको सिमेट्रिक मेथड पढ़ाया। अब देख 10 क्वेश्चन होता ही अब तुमको ऐसे क्वेश्चन लगने लगेंगे कि यार सर रिपीट करा रहे हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चन और आखिर के 10 क्वेश्चन में टाइम आधा हो जाता है मेरा, अभी थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, अभी स्पीड तेज होने वाली है। देखो अगर ये सिमेट्रिक है, लेफ्ट राइट सिमेट्री है, तो सर ये फर्जी इसको हटा दो, ये फर्जी इसको हटा दो। हाँ जी, ये सारे के सारे रजिस्टर R ओम के हैं, तो ये R ये R ये R ये R ये R ये R, तो R R 2R R R 2R R R 2R। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये रेजिस्टेंस R, सर ये भी 2R ये भी 2R ये भी 2R, तो ये पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में मैंने बताया कि एक का रेजिस्टेंस कितना, सर 2R, और ऐसे है कितने 2R वाले 3, तो जितने उससे डिवाइड कर दो। और यहां पर एक R और आ गया। लो जी, अब तीनों के तीनों आपस में किस में हो गए, सर जी सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा बता दो, तो R + 2R/3 + R, तो यहां से 3 LCM, तो 3R + 2R + 3R, तो ये हो गया 8R/3। मास्टर जी ऑप्शन ए अगेन इज द करेक्ट आंसर। हो गया खत्म। वेरी गुड स्पार्की, मैं तो 13th हूं, है मैं तो ड्रॉपर हूं सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड, तो ध्यान से करते जाएंगे इसी तरह से। और देखो अभी हमारा इक्विपोटेंशियल मेथड के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर तुम्हें देख के समझ में नहीं आएगा सीरीज में पैरेलल में, इसको करने का तरीका, यहां पर इस पॉइंट को P मान लो, मान लिया। जब तक वायर के रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं आए पोटेंशियल सेम रहता है। तो ऊपर से मैं नीचे आ गया सीधा सीधा, देखो ये वायर क्योंकि ये तो उठ के गया है ना, तो इसका भी पोटेंशियल P हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल अगर Q मान लो तो ये उठ के गया तो सर ये भी Q हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ये 2024 का क्वेश्चन। तो यहां से अगर हम देखें तो भाई P और Q के बीच में ये रेजिस्टेंस बैठ रहा है 15 ओम, है ना। ये भी P और Q पॉइंट आ रहे हैं, ये भी बैठ रहा है सर रेजिस्टेंस 15 ओम।
अरे ये भी पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस बैठ रहा है 15 ओम। और याद रखना, अगर इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू है, इसके अबाउट भी वही है, इसके अबाउट भी वही है, तो ये 15 15 15 हो गए आपस में पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम तभी होता है जब पैरेलल में होते हैं। इतनी बात तो हमें आती है। तो अगर हम ए से चले तो वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम और ये 15 15 के 3 रास्ते में आ गया भैया। ये मैं अगर पी पॉइंट दिखाऊं तो ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। और यहां पर अब आ गया हमारा ये, यहां पर अब आया हमारा ये कौन सा वाला पॉइंट, क्यू वाला पॉइंट। और क्यू से फिर जब आप आगे बढ़े तो वो 8 ओम और यहां पर ये आ गया बी पॉइंट। आई बात समझ में? अब फिर वही कहानी सर, अब ये 15 15 15, एक का रेजिस्टेंस 15 है और ऐसे 3 लगे हुए हैं तो 15/3 कर रहा तो 5 आया। तो यहां से हमने देखा तो ये 6, ये 5, ये 8, तो ए और बी, तो 6 5 8, ये कितना हो गया 11 + 8 19 ओम। तो 19 ओम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया? आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर जी। चलते जाएंगे, वेरी गुड, ऑप्शन सी। और देखो, इन द गिवन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बड़ी सिंपल सी बात। देखो ये 4 ओम, ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है, दो है, तो 4/2 करूंगा, रेजिस्टेंस 2 आएगा। अब वो जो 2 आया, ये दोनों मिला के अगर 2 के बैठे तो ये 2 1 के साथ सीरीज में हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो आई का फॉर्मूला V/R होता है, तो V इज 3 है जी, V हमारा 3। और टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना सर जी? टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया 2 + 1 3। तो यहां से हमारी करंट 1 एम्पियर आ गई। लेकिन सर करंट क्यों निकाल रहे हो आप? आपको तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, समझो, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, वो भी बताएंगे। V का फॉर्मूला IR होता है, हाँ जी होता है। अब अगर सेल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो यार यहां से तुम्हारी करंट निकली है 1 एम्पियर की, और ये दोनों मिला के 2 ओम के बैठ रहे हैं। तो इन दोनों के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो आई तो हमारा 1 है, रेजिस्टेंस हमारा 2, तो यहां से 2 वोल्ट बैठेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई जेईई मेंस के क्वेश्चन है, 2-2 स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, 30-30 सेकंड के अंदर में सॉल्व करा के। ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट में मैं तुमको रफा दफा कर सकता था करा के, लेकिन मैं तुमको तरीके से बता रहा हूं। ओके भाई, कोई बात नहीं हरीश, और भी बहुत सारे ऑप्शन है ना, परेशान मत हो। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी 0 कह रहे हैं। यहां पर देखो एक पॉइंट बी है और यहां पर एक पॉइंट डी है, कह रहे हैं इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मतलब यहां पर अगर कोई लगा हुआ भी होता ना रजिस्टर, तो हम उसको हटा देते, तो हटा दिया पहले ही। लेकिन अगर ऐसा है तो इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस, अगर मैं ये बोल रहा हूं R1 और ये R2, ये R3, तो ये R4, तो मुझे ये बात मालूम है R1/R2 R3/R4 के बराबर होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो। अच्छा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, देखो तुम्हें दिख पा रहा है, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिगर में खत्म कर दूं, ध्यान से देखिए। सर जी ये 1 और 1 ओम के हैं पैरेलल में, तो एक का रेजिस्टेंस 1 और है कितने पैरेलल में 2, तो 1/2 सर 0.5 आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के 0.5 ओम बैठा। सर ये 12 और 12 के सीरीज में है तो 24 हो गया, और ये 24 और ये भी ऊपर 24 के साथ पैरेलल, तो अब 24 और 24 पैरेलल में, तो 24/2, तो ये 12 ओम निकल कर आ रहा है। तो इतना पार्ट अगर 0.5 ओम का है तो इधर इतना पार्ट हमारा 12 ओम का बैठ रहा है। नीचे यहां पर दे रखा है इन्होंने, इतना पार्ट हमारा 0.5 ओम का है। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये हमारा 12 का ही तो होना चाहिए, तभी तो रेशियो बराबर होगा। इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये 0.5 है तो ये भी 12 ही होना चाहिए। अब ये कहानी मैं तुमको दिखा देता हूं। ये ऐसे दे रखा है, ये x है, ये ऊपर है 12, ये नीचे 12, और ऐसा करके खत्म। तो ये पूरा मिला के मुझे पहले से ही मालूम है कि इट शुड बी 12 ओम। तो अगर ऐसा है तो ये x हो जाएगा, और 12 और 12 वही 12/2 करके 6, तो x + 6 आ रहा है। तो x + 6 कितना होना चाहिए सर? ये वाले 12 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहां से 6 आ गई। क्या बात है, x की वैल्यू 6 आ रही है आपकी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा काम तो बस आपको बताना है, हिंट देना है, ये तो करना है आपको है भाई, रिवीजन सेशन चल रहा है इस टाइम पर। फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूं कि पहली बार भी कर रहे होगे तो कर लोगे। और देखो अभी गैल्वेनोमीटर के ऊपर मैंने बोला था क्वेश्चन आ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसके सीरीज में एक आपने 400 ओम का रेजिस्टर और लगा दिया, और पोटेंशियल आप कितना मेजर कर रहे हो भाई, 10 वोल्ट का मेजर कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो आई का फॉर्मूला V बाय आर होता है। तो सर पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 400 प्लस 100 दैट इज 500। तो यहां से अगर हम देखें तो 1/50 एम्पियर की करंट आ गई जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रही है। इसको मैं IG भी बोलता हूं, तैयारी हो चुकी है। अब बोला यह गया कि अगर इसी गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है अब एक एमीटर में, और एमीटर में कन्वर्ट करना है कि वो इतनी करंट मेजर कर पाए, तो अब मेरे लिए IG तो 1/50 है और I मेरे लिए 10 एम्पियर है। तो अब मुझे उसके लिए मुझे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम शंट बोलते हैं, एस। कल ही मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो ये IG अपॉन I माइनस IG मैंने बताया था फॉर्मूला होता है। तो आपको ये एस निकालना है। तो IG कितना आया सर 1/50, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो 100 है, डिवाइडेड बाय I माइनस IG मतलब 10 माइनस 1/50। अब तुम खुद ही सोचो, ये तो गया 5 2 10, तो ऊपर आ रहा 10। अब ये 1/50 माइनस करूंगा अगर 10 में से, तो 10 वैल्यू 9.9 समथिंग आएगी, उसको 10 ही लिख देता हूं। तो अगर ऐसा है तो ये 0.2 एम्पियर हो गया आंसर। अब 0.2 एम्पियर, एम्पियर क्यों हो गया यार, ओम हो गया, सॉरी 0.2 ओम आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको लिखना चाहो तरीके से तो इसको मैं 20 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूं। तो आंसर में x इंटू 10 की पावर -2 लिखा हुआ था ना, तो इसलिए मेरी x की वैल्यू अब 20 आ रही है। देखिए ध्यान से। ओ भाई साहब, आज का सेशन तो बड़ी मेहनत ले रहा है, कुछ अलग ही चमक नहीं आ रही है मेरे चेहरे पे, क्या यार। वेरी गुड स्पार्की, श्रुति, शाबाश बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यही सब इन्होंने कर रखा है। और देखो अब एक बल्ब है, पावर दे दी है और उसकी वोल्टेज दे दी है, ये इसको पावर रेटिंग भी बोलते हैं। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल पाओ। पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, याद रखना हमेशा। अगर बल्ब की पावर और वोल्टेज दे रखी हो, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आ जाएगा यहां से, तो V² मतलब 40,000 हो जाएगा बाय P। तो ये गया, तो यहां से आ रहा है 5 8 40, 800 ओम। क्या बात है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस 800 ओम है, पक्का ना। हाँ, अब बोला यह गया कि अगर आपने उस बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई दी तो अब कितनी पावर का लॉस करेगी। दोबारा से फॉर्मूला तो वही लगेगा V²/R, लेकिन अब आपने सप्लाई दिए 100 वोल्ट की, तो 100 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, पावर की सप्लाई तुम कितने भी चेंज करो, बल्ब का जो अपना रेजिस्टेंस है वो तो वही रहेगा, 800 से डिवाइड होगा। तो ये 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 800, 2020 को ले जाएंगे, आई थिंक ये 12.5 आएगा। 12.5 वॉट का लॉस हो रहा है, देख लीजिए। और देखो मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन मैंने बोला था आएंगे, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा मीटर ब्रिज। तो मैंने बोला भैया क्वेश्चन में एक हमारा रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है लेफ्ट गैप में वो है 2 ओम, तो इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ऐसा उन्होंने बोला। देखा गया कि बैलेंसिंग लेंथ हमारी आई 40 सेंटीमीटर, वही गैल्वेनोमीटर यहां पर सुई दिखा रही होगी, ये अगर 40 सेंटीमीटर है बैलेंसिंग लेंथ तो इधर हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा ये 1 मीटर का वायर होता है ना 100 सेंटीमीटर का। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ दे दी तो भाई रेशियो से मैं पहले ले तो R निकाल लूंगा। तो सर जी 2/R, इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो, जो कि हो जाएगा 40/60, 0 से 0 गया, और 2 2 4 भी गया, 2 3 6 भी गया, तो रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आया। अब यहां पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा भी 3 ओम आ चुका है। अच्छी कहानी क्या पूछी गई इन्होंने, अब आपने इसे R वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, शंट कर दिया, शंट का मतलब पैरेलल में लगा दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस और। तो अब ऑब्वियसली यार बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी, कितना चेंज आएगा ये बताना है, कर लेंगे भाई, मुझे ये बात मालूम है। इसका अपॉन अब इन दोनों का रेशो,
मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड आएगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सर दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड, तो वो बैठ रहा है 6/5। तो 2 और 6/5 का रेशियो विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल। भाई अगर इधर मैं लेंथ मान रहा हूं L है, तो इधर 100 में से माइनस करूंगा ना, तो 100 माइनस एल आएगी। करें, देखो तो यहां से अगर मैंने लिखा तो सर 2/6/5 और इधर L अपॉन 100 माइनस एल। यहां से हमने देखा तो ये 10/6 इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल, या फिर मैं बोलूं 5/3 इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो L की वैल्यू आ रही है 62.5 सेंटीमीटर। अब ये देखते ही बच्चों ने फटाफट ऑप्शन ए मार्क कर दिया और करा लिया अपने 5 नंबर का नुकसान। ठीक है, क्या पूछा गया, बैलेंसिंग लेंथ पूछी है या बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आया ये पूछा है। बैलेंसिंग लेंथ 62.5 आई है, चेंज नहीं 62.5 है, चेंज कितना आया सर जी। अब बैलेंसिंग लेंथ 62.5 है, पहले तो 40 थी, तो चेंज तो मास्टर जी 22.5 आ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए। ये गलतियां कर करके मैं तुमको दिखाता हूं ताकि तुम गलतियां ना करो। ध्यान से देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, चलिए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। देखो वही करा रखा है पूरा। कितने लंबे लंबे सॉल्यूशन में तुमको दो 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 तीन तीन लाइन में सॉल्व करवा रहा हूं, तुमको मैं एहसास ही नहीं होने दे रहा कि ये कितने अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, देखने में बड़ा ही भयानक सा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है भैया। ये एक हमारा वोल्ट मीटर, इस 5 वोल्ट और 0.2 ओम का रेजिस्टेंस होगा सेल का, उसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछवा रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से, देखो करंट पहले मैं निकालूंगा इस पूरे के पूरे सर्किट में, वोल्ट मीटर अभी भूल जाओ। यहां पर ये सारे के सारे देखो सेल पॉजिटिव से करंट निकालते हैं और नेगेटिव पर लेते हैं, पॉजिटिव से निकालते हैं नेगेटिव पर लेते हैं, पॉजिटिव से निकालते हैं नेगेटिव पर लेते हैं। सब में ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये सारे के सारे सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये सीरीज में है। तो भाई टोटल ईएमएफ मैंने बोला था कि ऊपर आता है फॉर्मूले में, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस नीचे आता है। तो सर टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ये 5 के कितने टोटल 8 है। तो मैं ऐसे कर दूं 5 × 8, ये टोटल ईएमएफ, और ये हर एक सेल के अंदर 0.2 ओम का रेजिस्टेंस भी है। तो टोटल ये सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा सर 0.2 × 8, 8 से 8 गया, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 25 एम्पियर की करंट आ रही है। मतलब इस सर्किट के अंदर ये जो करंट घूम रही है वो 25 एम्पियर की है। अब आप जरा ध्यान से सुनो, टर्मिनल वोल्टेज पूछी जा रही है, तो उसका फॉर्मूला, अरे यार वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज तो बताएगा सेल के अबाउट, उसका फॉर्मूला होता है V का फॉर्मूला E - IR, कल पढ़ाया है लास्ट क्लास में। तो सर ये जो हमारा आप निकाल लो 5 वोल्ट के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो EMF 5 हो गया, करंट हमारी 25 और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस तो सर 0.2 है, तो ये 5 माइनस का 5 ही हो जाएगा, डेट इज 0 वोल्ट। लो भाई खत्म कहानी, वोल्ट मीटर 0 रेटिंग बता रहा होगा, वोल्ट मीटर 0 रेटिंग बता रहा होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस पर्टिकुलर केस में हो गया। इसको ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं यार। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चे बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारा बल्ब में करंट हमने 20% से कम कर दिया, तो उसकी जो पावर का डिसिपेशन हो रहा होगा, पावर का यूजेज हो रहा होगा, वो कितने % से ड्रॉप हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखो बच्चों को लगेगा यार 20%, अब जिसको याद है पहले तो जिसको याद है फॉर्मूला वही कर पाएगा। तो पावर का फॉर्मूला I²R होता है। अब सोचने वाले ये सोचेगा कि यार अगर पावर 20% से गिर रही है, सॉरी करंट अगर 20% से गिर रही है, तो करंट का स्क्वायर है तो पावर 40% से गिर जाएगी। कुछ महान बच्चे ऐसे सोचेंगे 40% से तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, 46 ही होगा, ये लगा देता हूं। ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। सुनो जरा, अगर मैं बोलूं कि इनिशियली करंट मेरी I0 है, तो फाइनल करंट मेरी क्या हो गई होगी, तो सर फाइनल करंट का मतलब क्या हो गया, 20% से गिरी है ना, तो इनिशियल करंट -20% ऑफ I0, ऐसे लिखा जाएगा। ये तो मैथ्स है, ये तो मैथ्स है कि पहले I0 थी, उसमें से 20% गिर गई, तो ये जब आप लिखोगे तो माइनस का 20/100, ये I0 ही हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ रहा है आपका 0.80 I0, समझे। मतलब करंट हमारी 0.8 टाइम्स रह गई। तो अगर पावर मेरी प्रोपोर्शनल है I0 के स्क्वायर के इनिशियल वाली, तो फाइनल पावर क्या हो गई यार, करंट अगर मेरी 0.8 टाइम्स हो गई, तो पावर मेरी 0.8 का स्क्वायर, क्योंकि करंट का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 0.64 टाइम्स हो जाएगी। इतना तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो।
मतलब अब जो फाइनल पावर आ रही है वो पहले वाली पावर की 0.64 टाइम्स आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐसा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सर परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं ना, परसेंटेज चेंज, वैसे तो मुझे देख के पता चल रहा है कि 0.64 रह गई, कम कितनी हो गई 0.36, तो 36% हो गया। लेकिन अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर डिवाइडेड बाय इनिशियल पावर इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनल आई सर 0.64, इनिशियल थी सर मतलब 0.64 पी नॉट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू 100। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करके माइनस का 36% आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइनस का 36% आएगा। ठीक है, देख लो। और माइनस का साइन क्योंकि उन्होंने पहले से डिक्रीज लिख दिया तो उन्होंने लगाया नहीं है, वरना माइनस का साइन ही आंसर होता। देख लीजिए, वेरी गुड स्पार्की, शाबाश। चलो भाई चलो, अब ये हमारा और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एक अगर रेजिस्टेंस होता है आर, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट था, कुछ टेम्परेचर T1 पे, T1 पे अगर रेजिस्टेंस आर नॉट था, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये भी पढ़ा है मैंने लास्ट क्लास में, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर ये अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कायदे में तो तुम्हें इसका आंसर याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वायर, इसका रेजिस्टेंस आर नॉट, सेम एक और वायर, उसका भी रेजिस्टेंस आर नॉट, उसको आपने सीरीज में लगाया, तो हमें मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आर नॉट आ जाएगा। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, इनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ। अगर हमने दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया तो अब दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों वायर को आप एक ही वायर मानो, अब क्योंकि ये वायर है तो रेजिस्टेंस आर नॉट, लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 दे दिया और इसका अल्फा 2 दे दिया, मतलब दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए होंगे। तो कहा जा रहा है अब इन दोनों को अगर आप एक ही वायर की तरह ट्रीट करो तो उसका हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, R1 प्लस R2। तो R1 की जगह पर मैं R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी लिख सकता हूं, और R2 की जगह पर भी इनिशियल तो हमारा R0 ही था, वो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट, अब ये दोनों मिलकर 2R0 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो यहां पर R की जगह पर मैंने क्या लिखा, 2R0, R इक्विवेलेंट की जगह पर 2R0 और ये 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ऐसा करके हमारी इक्वेशन बनी है। देख रहे हो, यहां से अगर मैं R0 कॉमन ले लूं तो ये 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, और ये बनेगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो, ये 2 मल्टीप्लाई करो, उधर माइनस करो, तो यहां से सॉल्व करके हमने देखा अल्फा इक्विवेलेंट आता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। मतलब अगर दो अलग अलग मटेरियल वाले रजिस्टर अल्फा 1 और अल्फा 2 टेम्परेचर कोफिशिएंट के इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट आप टेम्परेचर कोफिशिएंट दोनों का एवरेज मान सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी करके दिखाई है, या सीरीज में करके दिखाई है, यही एग्जैक्ट कहानी पैरेलल में भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं करने की जरूरत नहीं, किसी को शौक हो तो सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, उसमें भी सब कर करा के आंसर यही आता है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में हमारा एवरेज ही निकल कर आएगा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया। दूसरा पैरेलल वाला थोड़ा सा और लंबा है और कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगेगी इसके अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूं आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अब यहां पर बहुत सारे देखो रजिस्टर लगे हुए हैं। ये पहला तो हमारा 3.3 किलो ओम का है, बाकी ये सारे 100 ओम के हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इतने पार्ट के अबाउट बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फिर वही कहानी, पहला तो भाई मैं करंट निकालूंगा, तो टोटल ईएमएफ सर 4 वोल्ट का सेल है, तो टोटल ईएमएफ 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सब सीरीज में, तो 3.3 किलो ओम तो ये हो गया, मतलब 3300 ओम ये हो गया।
1 2 3 4 5 6 7, तो 700 ओम ये हो गया, तो टोटल ये बैठ रहा है 4000 ओम। मतलब करंट आ रही है 10 की पावर -3 एम्पियर। इतनी बात तो समझ में आ रही है सर। अब हमसे इतने पार्ट के अबाउट अगर पोटेंशियल कोई पूछ रहा है, तो V का फॉर्मूला मैं यहां पर IR लगा दूं, तो करंट तो सर 10 की पावर -3 है। अब रेजिस्टेंस कितना लोगे? अरे जितने के अबाउट पूछा जा रहा है उतना रेजिस्टेंस, तो ये 1 2 3 4 5 500 ओम हो गया, 500 ओम। तो ये बैठ रहा है 0.5 एम्पियर आंसर। सॉरी एम्पियर क्यों बोल रहा हूं मैं, वोल्ट बैठेगा ना, 0.5 वोल्ट बैठ रहा है हमारा पोटेंशियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। और देख लीजिए अब ये क्वेश्चन है, R3 में से कितनी करंट पास हो रही होगी ये बताओ, सीधा सा क्वेश्चन। सर ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो 4 और 4 मिलके ये बन गए 2 ओम। सर ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये है 1 ओम। तो टोटल करंट सर, टोटल EMF 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 + 1 5। तो सर करंट तो आ रही है 2 एम्पियर, करंट 2 एम्पियर आई। सर यहां से 2 एम्पियर की करंट चली 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 चली, हमें बात मालूम है कि पैरेलल में करंट बट जाती है। सर ऊपर भी 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, बराबर है रेजिस्टेंस, तो करंट भी बराबर बराबर बटी होगी। तो नीचे वाले में सर 1 एम्पियर ही तो गई होगी, तो नीचे वाले में कितनी करंट गई ये तो पूछ रहे हैं। तो 2 एम्पियर में 1 एम्पियर ऊपर गई, 1 एम्पियर नीचे गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितनी सिंपल बात, कितनी सिंपल बात है। अरे बाबू भैया देखते जाओ बस। अब एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिखा रहा है 3 मिली एम्पियर, वही कहानी है। ये आपको G दे दिया, ये आपको गैल्वेनोमीटर की करंट IG दे दी, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक एमीटर में, I 8 एम्पियर की करंट मेजर करने लायक, तो शंट कितना करना पड़ेगा एस बताना है, वही बात। तो ये IG अपॉन I माइनस IG बताया था मैंने, तो IG कितना हो गया सर? सर IG 3 मिली एम्पियर है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3, G हो गया है 10, I है 8, और ये 3 इंटू 10 की पावर -3। तो सर 8 में से 0.003 माइनस करोगे तो 80 मान लो उसे, और ये ऊपर बनता हुआ दिख रहा है मास्टर जी 3 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8। ये सॉल्व कर करा के 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग ही बैठेगा, 3.75 बैठेगा, 3.75 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, वही एग्जैक्ट वही कहानी। और देखते जाओ, ये कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। एक 3 वोल्ट मीटर है, ये V1 बता रहा है वोल्टेज, ये V2 बता रहा है, और ये V3 बता रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। चलो हिंट देता हूं, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं हमेशा, पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम होते हैं। चलो मैं देखता हूं आप में से कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है, मैं उसका नाम लूंगा अभी, ठीक है, उसको शाउट आउट मिलेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखता हूं भाई। कोई बता पाएगा? कोई कर रहा है हिम्मत बताने की? कोई नहीं, सोचो यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड, स्पार्की ने सबसे पहले जवाब दिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीधी सी बात है सर, हमारे सीरीज में तो पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, तो ऊपर वाले पूरे पार्ट का पोटेंशियल हो गया सर V1 + V2, और आपने बताया पैरेलल में सेम रहते हैं, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो V1 + V2 जो है वो V3 के बराबर होगा। कितनी सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझे। और आगे चलते जाएंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, कितना मतलब बढ़िया करके काटा गया बच्चों का इस क्वेश्चन में, माइंड माय लैंग्वेज, बट थोड़ा ध्यान से सुनना। व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसके अंदर आपने उसका यूज कर रहे हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मुझे ईमानदारी से इतना बता दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब हम अपनी भाषा में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं ये बता दो। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस उसकी R है। अगर X रेजिस्टेंस है वायर का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1 है, जिसका फॉर्मूला पता नहीं क्या क्या X पाई R²/L ऐसे करके दे रखा है, ये सब कुछ दे दिया गया। और कह रहे हैं अब अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा।
अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? कोई बता पाएगा? नहीं बता पा रहा कोई? तो मैं आपको बता देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चे रेजिस्टिविटी होती है। और सर रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बात पे डिपेंड करती है, पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, दूसरा टेम्परेचर पर। वायर की लेंथ बढ़ाओ घटाओ, एरिया कम करो बढ़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। रेजिस्टिविटी को यहां पर S1 से डिनोट कर रहे हैं, तो भैया वायर की लेंथ तुमने डबल कर दी तो मैं क्या करूं? कर दी तो कर दी, कर दी तो कर दी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, तो आंसर S1 हो गया। सिंपल देख के करने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। और देखो अब यार, सॉरी आंसर ही आ गया इसका। तो एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, एक वायर लंबा सा, इसके रेजिस्टेंस R है, लेंथ हमारी क्या है इसकी टोटल L है। अब आपने इसके 5 पीसेस करे, इस वायर के कितने पीस करे भैया? सर 5 टुकड़े कर दिए हमने, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था। देखो आप देख रहे हो, कम से कम मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के, कि वायर को काटा डिवाइड करा, तो अब एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 आया। अब ऐसे ऐसे को हमने आपस में पैरेलल में लगा दिया, आपस में पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। तो भाई पैरेलल में मैंने क्या बताया था, आइडेंटिकल वाले केस में एक ऊपर रखो, n से डिवाइड करो, तो एक का रेजिस्टेंस सर R/5, और ऐसे ऐसे कितने पैरेलल में लगाए हैं आपने? सर 5 लगाए हैं, तो ये हो जाएगा R/25। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। चलो चलते जाएंगे ऐसे। देखो भाई, रूम टेम्परेचर पर हमारा इनिशियली हमारा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। उस केस में हमारा वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है 50 ओम। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बोला जा रहा है टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि अब हमारा रेजिस्टेंस हो जाए 62 ओम। देख रहे हो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो सर फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R है 62, R0 है 50, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो, ये 50 नीचे ले आऊं तो 62/50, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का, और इधर बचा अल्फा डेल्टा टी। एलसीएम लिया तो ये 12/50 हो गया, ये क्या हो गया 12/50। और यहां पर देखो अल्फा भी नीचे डिवाइड में आएगा, अल्फा अगर नीचे डिवाइड में आया तो अल्फा का मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर 27 माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो हमें निकालना है। नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, फाइनल टेम्परेचर तो टी हुआ होगा और इनिशियल टेम्परेचर -27 हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1000 इज इक्वल्स टू टी -27, तो यहां से हमारा टेम्परेचर बैठ रहा है 1027 डिग्री सेल्सियस। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर 50 ओम रेजिस्टेंस है तो 1027 डिग्री सेल्सियस पे जाके 62 ओम बैठेगा। मजाक बात नहीं है रेजिस्टेंस बढ़ाना। तो 1027 आंसर आ रहा है इन डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी कर सकते थे, 273 ऐड कर देते आप। और देखिए अब इस क्वेश्चन में बोला गया, अब एक हीटर है, हीटर जो है भाई वो 1000 वॉट का है, 100 वोल्ट की जब सप्लाई आप दे रहे हो, तो फिर वही कहानी, हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लो यहां से। सर जी V²/P, V² का मतलब 1 2 3 4 पोटेंशियल का स्क्वायर बाय पावर। तो यहां से हमने देखा तो हीटर की रेजिस्टेंस आ रही है 10 ओम। मतलब ये जो हीटर है, इसको हीटर को भूल जाओ, अब समझोगे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। अब आगे की बात करते हैं। अगर हमने आगे क्या करा, यहां पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में लगा दिया, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया, टोटल 100 वोल्ट की सप्लाई अगर हमने दी, तो अब देखा गया कि हीटर जो है वो 62.5 वॉट पर चल रहा है। तो अब अगर हीटर 62.5 वॉट पे चल रहा है, हीटर का रेजिस्टेंस भी मुझे मालूम है, तो मैं ये निकाल सकता हूं ना हीटर में कितना पोटेंशियल गया होगा। मतलब सिंपल वही दोबारा से फॉर्मूला, सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P था, तो V² का फॉर्मूला हो गया RP। तो V² रेजिस्टेंस है सर हीटर का 10, पावर आई है सर 62.5 वॉट। ये जब आपने करा तो ये बैठ रहा है 25 वोल्ट। मतलब ये हो गया कि सर हीटर में कितना पोटेंशियल अभी गया है,
सिर्फ और सिर्फ 25 वोल्ट का पोटेंशियल गया है। अब तुम खुद ही सोचो, 100 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर 25 ऊपर गया तो 25 ही नीचे गया होगा। 100 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर अगर इतने पोर्शन में 25 वोल्ट गया है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर अगर इतने पोर्शन में 25 वोल्ट गया है, तो इतने पोर्शन में बाकी का बचा हुआ 75 वोल्ट गया होगा। लेकिन हमें तो अभी आर निकालना है। तो अब जरा समझो ये बात कि मैंने आपको कुछ इस टाइप से बातें पढ़ाई हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये ऐसे V वोल्ट से लगा हुआ है, तो इसके अबाउट पोटेंशियल V1 आएगा और इसके अबाउट पोटेंशियल V2 आएगा। ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपना रेजिस्टेंस ऊपर, रेजिस्टेंस का सम नीचे, इनटू सर टोटल पोटेंशियल। तो सेम ये कहानी कर देता हूं सर। V2 क्या आ रहा है, 25 वोल्ट, अभी आपने बताया। इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी अभी उसको X मान लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस नीचे, मतलब X, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस X और ये 10, तो X प्लस 10 नीचे, इंटू टोटल पोटेंशियल आ रहा है सर 100 वोल्ट। कितना, 100। तो यहां से अगर आप देखें तो 100 नीचे जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल्स टू X बाय X प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो X प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4X। तो यहां से 3X इज इक्वल्स टू 10, तो X की वैल्यू आ रही है 10/3। दिस इज नॉट द आंसर बच्चों। इन दोनों का, ये 10 ओम और ये R जो भी है, इनका मिला के कंबाइन हमारा कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है। और मुझे ये बात मालूम है कि पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है सर, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड। यही मैंने करा। तो देखो ये 10 से 10 गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 प्लस R, हाँ भाई लेंथी क्वेश्चन था ये 10 इज इक्वल्स टू 2R हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू यहां से 5 ओम आएगा। लेकिन बहुत बेसिक और आसान तरीके से मैंने आपको करा दिया ये क्वेश्चन। मतलब ये R 5 ओम का होगा, तब जाके बात बनेगी, और तब जाके इसके अबाउट हमारा 62.5 वॉट की पावर आएगी। जो कायदे में देखा जाए तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, लेकिन आसान है, इसको 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। चले भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है भाई, एक हमारा एमीटर है, एमीटर में 240 ओम का अपना रेजिस्टेंस है। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है भाई, 240 ओम का है। और इसी के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस आपने लगा दिया 10 ओम का। भाई वाह, एमीटर की रीडिंग बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन भाई। पहली बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सर ये 10 और 240 तो हमारे आपस में पैरेलल में हो गए, तो 10 इंटू 240 अपॉन 10 प्लस 240, ये इसके साथ सीरीज में तो प्लस 140.4। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2400 बाय 250 प्लस 140.4 आ रहा है। सही बात है सर। तो अगर ये 0 से 0 गया, ये 9.6 बैठेगा शायद। हाँ, ये 9.6 प्लस 140.4, तो अगर ये है तो ये बन गया 150। तो बच्चों हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का आया 150 ओम। अब क्वेश्चन खत्म। करंट पूछी थी, तो टोटल ईएमएफ है सर 24 वोल्ट, तो 24 अपॉन 150 इज द आंसर। अब मिली एम्पियर में आ जाएगा, करता रहना। 160 आ रहा है, सही है। मतलब ये हमारा डिवाइड करके 0.16 एम्पियर बैठेगा, तो इसको मैं 160 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूं। देख लीजिएगा, एग्जैक्ट देखो वही है। और भाई लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कराया गया, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस बच्चों हो जाएगा 2 ओम। सोचो 20 ओम था, 10 टुकड़े करे तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस 2 ओम। सही है। और ऐसे से अब हमारे पास 10 पार्ट है। बोले गया कि भाई 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन करा गया पैरेलल में, मतलब ऐसे 2 पार्ट को पैरेलल में जोड़ा, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हमने सीरीज में लगा दिया। मतलब ये, फिर ऐसे ही 2 का ऊपर 2 का नीचे, फिर ऐसे ही 2 का ऊपर 2 का नीचे, ऐसे करके हमने लगा दिए। तो यहां से अगर आप देखो, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, पैरेलल में है, तो सर एक का रेजिस्टेंस 2 और है भी ऐसे 2, तो 2/2 1 ओम। तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस 1 आ रहा है, तो सर इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, और ऐसे से टोटल 5 तो होंगे। अरे यार तभी तो टोटल हमारे 20 बैठेंगे। एक पेयर में 2 आ रहे हैं, तो ऐसे से कितने पेयर बनाओगे, एक पेयर में
कर 2 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने पेयर बनाओगे? 5 ही तो बना पाओगे क्योंकि टोटल 10 पार्ट थे। तो ऐसे करके हमारा 1 और 1 करके तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 5 ओम आ जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, और यहां पर अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के। तो 2 वायर ए और बी हमारे बने हुए हैं सेम मटेरियल के। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रो एल बाय ए, या फिर मैं बोलूं रो लेंथ, तो लेंथ है, एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, 2 वायर है, एक वायर ए और एक वायर बी। क्या कह रहे हैं? दोनों का सेम मास है, ठीक है। तो इस वायर का मास भी m और इस वायर का मास भी m। ए वाले वायर की रेडियस अगर r है तो बी वाले वायर की रेडियस 2r मान लो, क्योंकि अगर वो 2 है तो ये 4 है, ऐसा कह रहे हैं ना। तो मतलब अगर मैं एरिया लिखने चलूं तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया a है तो इसका पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो इसका एरिया 4a हो जाएगा। सुनते रहना ध्यान से। लेंथ का रेशियो नहीं दे रखा तो पहले लेंथ का रेशियो निकालते हैं। हमें बात मालूम है कि अगर दोनों का मास बराबर, दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों की वॉल्यूम भी बराबर। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाय डेंसिटी। अब दोनों का मास बराबर, दोनों की डेंसिटी बराबर, तो वॉल्यूम भी बराबर। तो मुझे ये बात मालूम है कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो पहले वाले का एरिया A, पहले वाले की लेंथ अगर L, तो दूसरे वाले का एरिया इज 4A, तो दूसरे वाले की लेंथ आ रही है L बाय 4। मतलब अगर इसकी लेंथ मैंने L मानी तो इसकी लेंथ क्या हो गई? L बाय 4 हो गई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, बोला जा रहा है कि अगर B वाले का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो पहले वाले का बताओ क्या होगा। अभी हम कर देंगे, छोड़ो। यहां से अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्ट लगा दूं क्या? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। तो अगर मैं रेशियो लिखता हूं R1 बाय R2, तो सर रेजिस्टिविटी तो दोनों की बराबर होगी क्योंकि सेम मटेरियल है, तो आप उड़ा दो। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो L1 बाय L2 रहेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो ये A2 बाय A1 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। तो L बाय L बाय 4, तो 4 ऊपर आ गया। A2 की जगह पर 4A डिवाइडेड बाय A, ये गया, तो ये हमारा 16 आ रहा है। तो R1 आ रहा है सर 16 R2, R2 इज 2 ओम, तो ये हो जाएगा 32 ओम। तो हमारे A वाले वायर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 32 ओम आ रहा है। ध्यान से देख लो। वेरी गुड यार स्पार्की, तुमने मुझसे पहले बता दिया, शाबाश। तो भाई साहब ये थे हमारे आज के वो क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर वही कहानी, मैंने आपको लगभग 90 मिनट्स के अंदर, और यार 90 मिनट्स भी नहीं, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मतलब 95 मिनट्स तो हो गए, वही बात है। तो मैंने आपको 90 मिनट्स में बच्चों 30 क्वेश्चन करा दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि काफी लेंदी भी थे और बहुत इफेक्टिव तरीके से समझाया है। तो अपने सारे दोस्तों के साथ जरा इस वीडियो को शेयर कर दो, और मतलब जो भी बच्चा अगर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा लेगा, एक बार मेरे साथ देख के लगा लो और एक बार बिना देखे लगा लेना। इसके नोट्स की पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़वा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में, और चैनल पर सब्सक्राइब रहें, थोड़ा सा इस चैनल को भाई प्रमोट करें। जल्द से जल्द हमारे इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो इसका टारगेट भाई मैं अकेला लूंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर इस चैनल को मुझे कंटिन्यू रखना है तो भाई मुझे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल पर। तो थोड़ा बच्चों इसको, अगर तुम चाहते हो कि वीडियो कंटिन्यूड रहे इस चैनल पर, तो थोड़ा सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।